दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में व्यंजन को पढ़ने वाले हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन है क्या, और इसके अगले वीडियो में हमने स्वर को कंप्लीट कर लिया था। स्वर कितने प्रकार हैं, स्वर के जितने भी प्रकार के स्वर होते हैं उनको हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो में हम व्यंजनों पर बात करेंगे कि व्यंजन है क्या, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली वायु मुखविवर के उच्चारण अवयवों से बाधित होकर बाहर निकले व्यंजन कहलाती है। देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली वायु मुखविवर के उच्चारण अवयवों से बाधित होकर बाहर निकले व्यंजन कहलाते हैं। देख लीजिए, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों का योगदान रहता है, अर्थात प्रत्येक व्यंजन वर्ण में आ स्वर से ही उच्चारित होता है। इनकी कुल संख्या 33 होती है। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। स्वर की संख्या कितनी थी? 11। और व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। और हर एक व्यंजन वर्ण बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी? स्वर की सहायता हमें लेनी पड़ती है। जो हर एक व्यंजन में हमें आ, ये जो छोटा आ है, ये सब आपको मिलेगा। इसकी सहायता के बिना व्यंजन वर्ण जो है वो नहीं बोल सकते, तो हमें स्वर की सहायता लेना। देखिए, जैसे लिखा है इसमें, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों का योगदान रहता है। हर एक जो उच्चारण किया जाता है, व्यंजनों का जो उच्चारण होता है, जो 33 व्यंजन है, इनका जो उच्चारण होता है, ये इसमें स्वर वर्ण का जो है योगदान जरूर रहता है। इसमें योगदान रहता है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में स्वर का से ही उच्चारित होता है। इनकी कुल संख्या कितनी है? 33। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। मुख्य रूप से व्यंजन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो मुख्य रूप है वो व्यंजनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? वो 3 भागों में बांटा जा सकता है। व्यंजनों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में हमें व्यंजनों को बांटा जा सकता है। सबसे पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन आप देख लीजिए। स्पर्श, स्पर्श माने स्पर्श व्यंजन होता है। आपको बोलने से किसी न किसी 2 ओंठों, यानी ओंठ का, दांत का, ताल, मूर्धा, कंठ, मतलब दोनों शब्दों का मतलब स्पर्श जरूर होगा। जो स्पर्श व्यंजन है, कहने का मतलब जो स्पर्श व्यंजन है, उसमें उसका उच्चारण करते समय, स्पर्श व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारे जिनका वर्ण उच्चारण करते समय कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि स्थानों के स्पर्श से होता है, वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यानी कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि स्थानों का के स्पर्श, इसमें आपका स्पर्श होगा, वह क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। नोट में देख लीजिए, हिंदी वर्णमाला को की वह पंक्तियां जिनमें वर्णों की संख्या 5 होती है, वह वर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ग किसे कहते हैं? देख लीजिए, हिंदी वर्णमाला में वर्ग किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला की वह पंक्तियां जिनमें वर्णों की संख्या 5 होती है। जो पंक्तियां होती हैं जिन वर्णों की, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, ये जो एक पंक्तियां हो गई, इसमें 5 संख्या है, वह वर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वह वर्ग कहलाते हैं। वो जो पंक्तियां होती हैं, जो 5 वर्णों की जो पंक्तियां होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वर्ग कहलाती हैं। तथा इनका नामकरण उस पंक्ति के प्रथम वर्ण के अनुसार होता है। वर्गों का सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या बात है! इसको आपको ध्यान रखना कि हिंदी वर्णमाला की वह पंक्तियां जिनमें वर्णों की संख्या 5 होती है, जिनमें वो पंक्ति जो होती है जिनमें वर्णों की संख्या 5 होती है, वह वर्ग कहलाते हैं। वह वर्ग कहलाते हैं।
और उस नाम, हाँ, इनका नामकरण उस पंक्ति के प्रथम वर्ण के अनुसार होता है। वर्गों में सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं। जो 5 वर्णों की संख्या का जो वर्ग होता है, वो जितने भी 5 वर्णों का वर्ग होता है वो क्या कहलाते हैं? वो सब स्पर्श व्यंजन ही कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। स्पर्श व्यंजन, कुल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। इसको आपको ध्यान रखना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या है? 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। तो का वर्ग हो गया। का वर्ग में देख लीजिए का, खा, गा, का, अंगा हो गया। चा वर्ग में देख लिए चा, छा, जा, झा, या हो गया। टा वर्ग में देख लिए टा, ठा, डा, ढा, अड़ा हो गया। उसके बाद में ता वर्ग देख लीजिए ता, था, दा, धा, ना हो गया। और पा वर्ग दे लीजिए पा, फा, बा, भा, मा हो गया। उसके बाद में दूसरा देख लीजिए अंतस्थ व्यंजन। पहले व्यंजन देखिए, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। व्यंजन, जो जितने भी व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में, जितने व्यंजन होते हैं वो 33 व्यंजन होते हैं। 33 को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते। पहला स्पर्श व्यंजन हमने पढ़ लिया। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। उसके बाद में हम अंतस्थ व्यंजन देखते हैं कि वह व्यंजन जिनका उच्चारण ना तो स्वरों के भांति ही होता है, वह व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण ना तो स्वरों की भांति होता है और ना ही व्यंजनों के भांति होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ को परस्पर सटाने से होता है, परंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, इनकी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? ये 4 होती है। या, रा, ला और वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। पूछा जाता है कभी कभी व्यंजनों के प्रकारों में पूछा जाता है। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जितने भी व्यंजन हैं उसमें व्यंजन किसे कहते हैं? तो ये सब व्यंजन परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर हिंदी साहित्य है अगर आपके सिलेबस में, तो ये सब आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद में क्या होगा? या और रा और ला और वा, ये 4 जो हो गए क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है। नोट देख लीजिए, या और वा को अर्धस्वर भी कहा जाता है। जैसे परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि अर्धस्वर किसे कहते हैं? तो अर्धस्वर किसे कहते हैं? या और वा को अर्धस्वर कहते हैं। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दे देगा। इसमें या और वा किसी एक को दे देगा और स्वर को 3 अलग से दे देगा और आपसे पूछ लेगा अर्धस्वर क्या है। तो आपको याद रखना है केवल 2 ही वर्ग अर्धस्वर जिसको कहा जाता है, या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। उसके बाद में ऊष्र व्यंजन। ऊष्र व्यंजन वह व्यंजन ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय घर्षण के कारण गर्म वायु बाहर निकलती है, वह ऊष्र व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्र का मतलब होता है गर्मी। ऊष्र का मतलब क्या होता है? गर्मी। तो वह व्यंजन ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय घर्षण के कारण गर्म वायु बाहर निकलती है, ऊष्र व्यंजन कहलाते हैं। सा, हा, सा, हा। क्या गर्म, जो इसको आप बोलकर देखिए, जो ये वर्ण है इनको बोलते समय हमें जो गर्म हवा है वो बाहर निकलती है, ऊष्र जो है वो बाहर निकलता है, इसलिए ऊष्र व्यंजन कहते हैं। सा, खा, सा, हा, देख लीजिए, इसमें बाहर निकलती है, गर्म हवा जो है वो बाहर निकलती है। अब आइए देखते हैं व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप व्यंजन पढ़ रहे हैं। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण प्रमुख रूप से 2 आधारों पर किया जाता है। पहला उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा प्रयत्न के आधार पर। पहला क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर क्या है? व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है। पहला हम पढ़ते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर सबसे पहले पढ़ते हैं फेफड़ों से उठने वाली वायु मुख के विभिन्न भागों से जिह्वा का सहारा लेकर टकराती है। क्या है? जिह्वा का सहारा लेकर टकराती है, जिनमें विभिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। इस आधार पर उस अवयव
को वर्ण का उच्चारण स्थान मान लिया जाता है। इस आधार पर व्यंजनों को निम्न भेद हैं होते हैं। इसमें क्या होते हैं? निम्न भेद। इसको पहले भेद देख लीजिए। जो व्यंजन के प्रकार, कंठ हो गया, का, खा, गा, घा, अंगा, हा, विसर्ग हो गया। उच्चारण क्या है? कंठ। स्थान, जो उच्चारण का स्थान है वो कंठ हो गया। तालव्य देख लीजिए, चा, छा, जा, झा, या और शा। ये उच्चारण स्थान क्या है? तालु से। इसका उच्चारण जो है वो तालु से होता है। ये क्या है? कौन सा व्यंजन है? तालव्य व्यंजन है। व्यंजनों का जो प्रकार आपको दे दिया गया है, व्यंजन दिया गया है, और उच्चारण स्थान जिससे उच्चारण होता है। मूर्धा, मुख से तालु, तालु से किया जाता है कंठ, कंठ से दंत, दांत जो होता है ओष्ठ, आपको ओष्ठ से किया जाता है। जैसे मूर्धन्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, रा और सा, ये मूर्धा, जो इसका उच्चारण स्थान है ये मूर्धा है। इसको आपको ध्यान रखना है। और दंत हो गया, ता, था, दा, धा, ना, ला और सा, ये दंत हो गया। उसके बाद में ओष्ठ देख लीजिए, पा, फा, बा, भा, मा और वा, ये ओष्ठ हो गया। तो आपको ये किसके प्रकार? उच्चारण स्थान के आधार पर हम इसको पढ़ रहे हैं। उसके बाद में नोट में देख लीजिए, प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर, पंचमाक्षर का उच्चारण करते समय फेफड़ों में उठने वाली वायु मुख के साथ नासिका के द्वारा बाहर निकलती है, अतः इन वर्णों को नासिक वर्ण कहा जाता है। नासिक वर्ण किसे कहते हैं? देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें वर्ण दिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन बचा नहीं है, सब क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। जो बेसिक क्वेश्चन है वो वर्णमाला के पूछ लिए गए हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें डा, या, अड़ा, ना और मा, ये क्या है? ये नासिक के वर्ण है। ये कौन से वर्ण है? नासिक। आपको नासिक के वर्ण पूछ लिया जाए, नासिक के वर्ण, तो आपको याद रखना है। उसके बाद में वा तथा फा उच्चारण करते समय नीचे का ओष्ठ ऊपर वाले दांतों को स्पर्श करता है, अतः ये दंतोष्ठ व्यंजन कहलाती है। ये सब देख लीजिए। वा और फा क्या है? दंतोष्ठ व्यंजन है। वा और फा, फा और वा, ये उच्चारण करते समय जो नीचे का ओष्ठ है ये ऊपर दांतों को स्पर्श करता है। जो आपका ओंठ है ये दांतों को स्पर्श करता है, अतः ये दंतोष्ठ व्यंजन है कहा जाता है। हाँ तथा विसर्ग का उच्चारण कंठ, हाँ देख लीजिए, तथा विसर्ग का उच्चारण कंठ के नीचे काकल स्थान होता है। इन्हें काकल्य ध्वनि कहा जाता है। काकल्य ध्वनि क्या कहा जाता है? हाँ को काकल्य ध्वनि कहा जाता है। दांतों के, हाँ ऊपर के दांतों तथा मसूड़ों की संधि स्थल से थोड़ा ऊपर भाग वत्स, वत्स कहलाता है। ना, ला, सा, जा का उच्चारण करते समय जीभ वत्स क्षेत्र में स्पर्श करती है, अतः ये वत्तर्स ध्वनियां कहलाती हैं। वत्तर्स ध्वनियां किसे कहते हैं? ना, ला, सा और जा, ये ऐसे शब्द लिखे हैं। इसमें पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, ये पढ़े नहीं जा रहे हैं जल्दी। उसके बाद में प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर हम पढ़ते हैं। इसको आप ध्यान से आपको पढ़ना है। वर्ण का उच्चारण करते समय मुख द्वारा किया जाने वाला यत्न, प्रयत्न, यत्न जो है वो प्रयत्न कहलाता है। वर्णों का उच्चारण करते समय मुख द्वारा किया जाने वाला यत्न प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो सबसे पहले हम अभ्यंतर प्रयत्न पढ़ेंगे। वर्णों के उच्चारण के समय प्रारंभ में जो प्रयत्न किया जाता है उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, जो निम्न है। सबसे पहले का हो गया जो स्पर्शी व्यंजन, जिन व्यंजन का उच्चारण में श्वास का जिह्वा या ओष्ठों का स्पर्श होता है तथा कुछ अवरोध के बाद श्वास स्फोट के बाद बाहर निकल आती है। यथा देख लीजिए, का, वा, टा, ता और पा वर्ग आरंभ के 4 चरण, आरंभ के 4 वर्ण, जैसे का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा। उसके बाद में अब देख लीजिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन।
स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? वह व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में कुछ घर्षण के साथ श्वास आयु बाहर निकलती हो, वो स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। चा, छा, जा और झा। चा, छा, जा और झा क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। उसके बाद में नासिक के व्यंजन किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में श्वास आयु मुख तथा नासिका दोनों से बाहर निकले। डा, या, अड़ा, ना और मा, ये क्या है? नासिक व्यंजन है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। उच्छिष्ट व्यंजन किसे कहते हैं? उच्छिष्ट जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा उलटकर श्वास वायु को बाहर फेंकती है, उसे उच्छिष्ट व्यंजन या दृष्पृष्ट व्यंजन कहते हैं। दृष्पृष्ट व्यंजन कहते हैं, या द्विगुण या तारण-जात व्यंजन कहते हैं। यह डा और हा, ये टा और ढा है। इसको आपको ये उच्छिष्ट व्यंजन भी कहा जाता है, दृष्पृष्ट व्यंजन भी कहलाता है, द्विगुण व्यंजन भी कहलाता है और तारण-जात व्यंजन भी कहलाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में लुठित व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय वायु जिह्वा के ऊपर से लुढ़कती हुई बाहर निकल जाती है, उसे लुठित व्यंजन कहा जाता है। क्योंकि इस वर्ण का उच्चारण करते समय जिह्वा से कंपन भी होता है, अतः इसे प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? ये रा को क्या कहते हैं? ये प्रकंपित व्यंजन है। ये क्या है? प्रकंपित व्यंजन है। उसके बाद संघर्षहीन व्यंजन। व्यंजन बहुत है, व्यंजन के प्रकार आप देख लीजिए, व्यंजन बहुत है, आपको याद रखना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में। संघर्षहीन व्यंजन वह व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना संघर्ष के बाहर निकल आती जाती है, वह संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं और वह अर्धस्वर भी कहलाते हैं। या और वाह, देखिए संघर्षहीन व्यंजन और अर्धस्वर व्यंजन या और वाह को ही कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिए। संघर्षहीन भी व्यंजन भी इन्हें कहा जाता है और अर्धस्वर भी इन्हें कहा जाता है। उसके बाद में पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्व शब्द का शाब्दिक अर्थ बगल होता है। पार्श्व शब्द का शाब्दिक अर्थ बगल होता है, अर्थात जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु जिह्वा के दोनों बगल से बाहर निकल जाती है, परिवर्षक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्षक व्यंजन कहते हैं। ये है ला, ये ला है। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय दो उच्चारण अवयव इतने निकट आ जाते हैं कि वायु निकासी का मार्ग इतना सकरा हो जाता है कि आयु बाहर निकलते समय संघर्ष करना पड़ता है, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। साखा साहा संघर्षी व्यंजन। कौन से व्यंजन? संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? साखा साहा को हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। बहाय प्रयत्न, बहाय प्रयत्न वर्णों का उच्चारण अंत में होने वाला प्रयत्न बहाय प्रयत्न कहलाता है। बहाय प्रयत्न को दो आधार पर होते हैं, पहला श्वास आयु, फिर नाद या कंपन आधार पर। श्वास आयु के आधार पर, उच्चारण में लगने वाली श्वास वायु के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है? अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। तो अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उच्चारण कम श्वास वायु से बाहर निकलती है। अल्पप्राण व्यंजनों की संख्या 19 है। कितनी है? अल्पप्राण व्यंजन की संख्या 19 है। अल्पप्राण स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। कुल अल्पप्राण वर्णों की संख्या 30 है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा शाखा भी अल्पप्राण होते हैं। सभी स्वर भी अल्पप्राण होते हैं। इसको आपको देखना अल्पप्राण क्या है। अल्पप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है? 19।
अल्पप्राण स्वरों की संख्या कितनी है? 11। यानी जितने भी स्वर हैं वो सब अल्पप्राण में ही आते हैं। कुल अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? 30 है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, जो 5 वर्णों का एक वर्ग है, वो क्या है? अल्पप्राण है। वो क्या है? अल्पप्राण है। उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन या और रा, ला और वा को भी अल्पप्राण कहा जाता है। सभी स्वर जो होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं। यानी जो 11 स्वरों की संख्या कितनी है? 11 ही है और 11 ही अल्पप्राण है। उसके बाद में हम महाप्राण को देखते हैं। वह व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास वायु अल्पप्राण व्यंजनों की अपेक्षा दुगनी बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? उसे महाप्राण कहते हैं। हाँ, महाप्राण की संख्या कितनी, वर्णों की संख्या कितनी होती है? 14। महाप्राण की संख्या कितनी होती है? 14। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं। कितना होता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं। ऊष्म व्यंजन सा, खा, शाह भी महाप्राण होते हैं। खा, नाद, आवाज या कंपन के आधार पर व्यंजनों की वर्गीकरण। नाद या कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके पहले सबसे क्या हो गया है? अघोष। अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? ये कई बार पूछा जाता है। अघोष व्यंजन वह व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में नाद या कंपन उत्पन्न नहीं होता, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। कुल संख्या 13 होती है। अघोष व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 13। अघोष व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। प्रत्येक वर्ग का पहला और तथा दूसरा वर्ण अघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण अघोष होता है। ऊष्म व्यंजन सा, हा, शा भी अघोष व्यंजन होते हैं। घोष या सघोष व्यंजन किसे कहते हैं? घोष या सघोष व्यंजन किसे कहते हैं? सब बहुत आसान है, आपको एक बार देखना है, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा। घोष या सघोष व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वतंत्रती स्वरतंत्री में नाद या कंपन उत्पन्न होता है, घोष या सघोष व्यंजन कहलाते हैं। कुल सघोष व्यंजनों की संख्या 20 है। कुल सघोष वर्णों की संख्या 20 + 11 31 स्वर जोड़ने पर होती है तथा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष वर्ण होता है। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा भी सघोष होते हैं। ऊष्म व्यंजन व व्यंजनों में से हूँ सघोष व्यंजन है। हा जो है, हूँ नहीं सॉरी, हा जो है ये सघोष व्यंजन है। सभी स्वर भी सघोष होते हैं। जो सभी स्वर होते हैं क्या होते हैं? ये सघोष होते हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं। इनके अतिरिक्त हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन और शामिल हैं, जिनका उच्चारण 2 व्यंजन तथा एक स्वर की सहायता होती है। पहले देख लीजिए। छा, ये का प्लस सा। फिर त्रा देखिए, ता और रा को जोड़कर ज्ञा, जा और या को जोड़कर ज्ञा, सा तथा रा को जोड़कर त्रा। तो इसको हम पढ़ेंगे। का, सा और आ हो गया, छोटा का प्लस जोड़ा गया, ता और रा, आ। उसके बाद जा और या, ये भी छोटा आ, सा और रा, आ जो होता है इसमें आ महत्वपूर्ण है। उसके बाद में यदि किसी शब्द में एक वर्ण स्वर रहित तथा उसके बाद वही वर्ण सस्वर आ जाए तो वह वर्ण द्वित व्यंजन या युग्मक ध्वनि कहलाते हैं। यदि स्वर रहित वर्ण के आगे कोई स्वर वर्ण हो तो उन्हें व्यंजन गुच्छा कहा जाता है। व्यंजन गुच्छा कहा जाता है। सबसे पहले देख लीजिए द्वित व्यंजन। बच्चा, कच्चा, पक्का, चक्की और हल्ला, सच्चा, इसको आप देख लीजिए। और कुत्ता, ये सब शब्द क्या है? त्रितु व्यंजन है। और व्यंजन गुच्छ, शिष्य, संकल्प, कल्प, पुष्प, पृथ्वी और वल्गा, ये सब क्या है? व्यंजन गुच्छ है। वर्णों की संख्या के प्रश्न। कुल स्वरों की संख्या 11 है। कुल व्यंजनों की संख्या 33 है, काशे हा तक। कुल स्वर
और व्यंजन की संख्या 44 है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, क्षत्रिज्ञ। उसके बाद में उच्छ्रित व्यंजन की संख्या 2, ढ और ढ। उसके बाद में अयोग्यवाह वर्ण अंक और आहा 2 हैं। विशिष्ट व्यंजन की संख्या 1, जो था पहले वेदों में किया जाता था, इसका प्रयोग अब नहीं हो रहा है। देवनागरी हिंदी वर्णमाला के कुल वर्णों की संख्या देख लीजिए। स्वर जो है वो 11 है, व्यंजन जो है 33 है, संयुक्त स्वर 4 हैं, उच्छ्रित व्यंजन संयुक्त व्यंजन 4 हैं, उच्छ्रित व्यंजन 2 हैं, अयोग्यवाह 2 हैं, विशिष्ट 1 है और कुल 53 है। नोट: इनकी अतिरिक्त 5 आगत व्यंजन ध्वनियां भी हैं जो अरबी फारसी भाषा से ली गई हैं। ये अरबी फारसी शब्दों में प्रयुक्त होती हैं। एक सेकंड रुक जाइए। उसके बाद में देख लीजिए केंद्रीय हिंदी, पहले इसको देख लीजिए, फारसी में प्रयुक्त होती हैं का, खा, गा, जा और फा। इसको आपको देखना है। नोट में देख लीजिए केंद्रीय हिंदी समिति ने हिंदी वर्णमाला में संशोधन करके ठा को विशिष्ट व्यंजन के रूप में सम्मिलित किया है। कुल वर्णों की संख्या 53 हो गई। क्या है? कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 53 हो गई। हिंदी शब्दकोश में शब्द क्रम को ढूंढना, ये क्या है? हिंदी शब्दकोश जो है उसमें शब्द क्रम को ढूंढना। हिंदी शब्दकोश वर्णों का निम्नानुसार अंक आहा आहा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ये आए ओ आओ, का, छा, का, गा, घा। इसको आपको पढ़ लीजिएगा शब्दकोश को। उसके बाद में दूसरा दे, स्वर रहित व्यंजन से प्रारंभ होने वाली शब्द उस व्यंजन को में इस्तेमाल होने वाले सभी स्वरों के बाद में रखे जाते हैं। जैसे क्या शब्द कौरों के बाद ही लिखा जाएगा। उसके बाद में खड़ी रेखा एवं झुंडीदार वर्णों के नीचे लगा रहा पूरा स्वर ससर होता है तथा वर्णों के ऊपर लगा रहा रेफ स्वर रहित अर्थात आधा होता है। इसको आप देख लीजिए। जैसे ड्रम, ड प्लस टा, फिर आ प्लस मा, फिर आ। इसका लिखने में मात्राएं देख लीजिए। क्रम, का प्लस रा प्लस आ प्लस मा प्लस आ, तब जाके क्रम बना। उसके बाद में देख लीजिए, यदि किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों की कुल संख्या ज्ञात करनी हो तो उस शब्द के उपयुक्ता अनुसार विश्लेषण कर लेना चाहिए। यदि शब्द के अंत में आ की ध्वनि हो तो उसे नहीं गिना जाता है। आ के अतिरिक्त अन्य सभी स्वर संख्या में शामिल किए जाते हैं। जैसे ड्रम, कक्षा, छात्री, इसमें भी देख लीजिए। डा प्लस रा प्लस आ प्लस मा प्लस आ, कुल 4 वर्ण ड्रम। फिर कक्षा, का प्लस आ प्लस का फिर सा फिर आ, 5 वर्ण। क्षत्रिय, का फिर सा प्लस आ प्लस ता प्लस रा प्लस ई प्लस आ प्लस आ, ये 7 वर्ण हो गए। शब्द के क्रम का चुनाव करते समय शब्दों का वर्ण विश्लेषण कर लेना चाहिए। जैसे करम, कचन, कुंदन, कंबल शब्दों का शब्दकोश में ही क्रम इस प्रकार होगा। इसको आप देख लीजिएगा। इसमें कैसे मात्राएं लगाई जाती हैं आपको उदाहरण में दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद में इन शब्दों का विश्लेषण करने से यह ज्ञात होता है, इन शब्दों का विश्लेषण करते समय यह ज्ञात होता है कि अभी शब्द का वर्ण से आरंभ हुए हैं, परंतु तीसरे और चौथे और पांचवें शब्द में अनुस्वार होने के कारण पहले इनका ही क्रम आएगा। तीनों शब्दों में का के बाद आ रहा है और 2 वर्णों के क्रम का निर्धारण नहीं हो सका, अतः हम तीसरे वर्ण को देखेंगे। इसको आपको ध्यान रखना है। तीसरा वर्ण चा और बा
और गा प्राप्त हो रहे हैं। अब इनमें सबसे पहले गा, उसके बाद चा तथा अंत में बा क्रम प्राप्त होता है। परिणामतः हिंदी शब्दकोश में इनका क्रम निम्नानुसार होगा: कंगन, कंचन, कंबल और कमल। इसी प्रकार यदि हमें कृषि, केला, आम आज शब्दों का शब्दकोश में सही क्रम ढूंढना है तो इनका क्रम निम्नानुसार निर्धारित करेंगे। शब्दों का विश्लेषण, जैसे कृषि का प्लस ऋण प्लस स प्लस ई, कृषि ई। अब केला का प्लस ए प्लस ला प्लस बड़ा आ, केला। फिर आम देख लीजिए, आ बड़ा आ प्लस मा प्लस आ, आम हो गया। आज देख लीजिए, आ प्लस जा प्लस आ हो गया। उसके बाद में देख लीजिए, यदि दो शब्द आ स्वर से आरंभ होते हैं, अतः पहले उनके क्रम का निर्धारण करना है। पहला वर्ण समान होने के कारण दूसरे वर्ण को देखने पर हम जान जाते हैं कि जा वर्ण और मा। केला का विश्लेषण देखने पर हो जाता है कि दोनों शब्दों के का के बाद ऋण और ये स्वर आ रहा है, अतः ऋण के स्थान पर पहले आने के कारण कृषि तीसरे स्थान पर, केला चौथे स्थान पर होगा। परिणामतः इनकी सही क्रम आज, आम, कृषि, केला होगा। तो ये था आपको व्यंजन। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आपको इसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसको पीडीएफ आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। इसमें कम से कम 2-3 क्वेश्चन छिपे हुए हैं, जो अगर आप हिंदी साहित्य आपके अगर सिलेबस में है तो इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन, इसमें अगर आपको सही से पढ़ लेंगे तो 2 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे व्यंजन में। ये बहुत अनिवार्य है। तो अगले वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, स्वर और व्यंजन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करीब 150 क्वेश्चन की श्रृंखला हो गई, तो उसको हम लाएंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।